बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। छोटे प्याज शैलोट का निर्यात पहुंचा सर्वकालिक ऊंचाई पर। अनानास के निर्यात में 100% की वृद्धि की गई दर्ज। जनवरी 2022 में लगभग $336 बिलियन का हुआ भारत से सामानों का निर्यात। सरकार ने निर्यात में तेजी लाने के लिए उठाए कई नए कदम। घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों में वृद्धि रोकने के लिए सरकार ने उठाया कदम। 12 फरवरी 2022 से कच्चे पाम तेल के लिए कृषि उपकर को 7.5% से घटाकर किया 5%। घरेलू रिफाइनिंग उद्योग को रिफाइनिंग के लिए कच्चे तेल का आयात करने में होगा लाभ। इसरो को एक और बड़ी कामयाबी, PSLV-C-52 मिशन का सफल प्रक्षेपण। इससे हर मौसम में कृषि, वानिकी, बागान और जल विज्ञान सहित बाढ़ के जोखिम वाले स्थानों के हाई रेजोल्यूशन तस्वीर लेने में मिलेगी मदद। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर में एक चुनावी रैली में कहा कि केंद्र की सरकार किसानों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत पैसे सीधे किसानों के खाते में भेजे गए हैं। डबल इंजन की सरकार विशेषकर छोटे किसानों की छोटी छोटी जरूरतों पर ध्यान दे रही है। आज पंजाब के 23 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 23 लाख से ज्यादा किसान, अकेले मैं पंजाब की बात कर रहा हूं, 23 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि का पैसा सीधा उनके बैंक में जमा हो रहा है। किसानों से एमएसपी पर फसल खरीदी भी भाजपा सरकार ने 2 गुनी से ज्यादा बढ़ाई है। हमने ये भी सुनिश्चित किया कि खरीद का पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों में जाए। कोरोना की वजह से वैश्विक बाजार में खाद के दाम बढ़े, लेकिन हमने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया कि ये इतना बड़ा बोझ आया है, हिंदुस्तान की तिजोरी पर बहुत भयंकर बोझ आया है, लेकिन ये बोझ हम किसानों के माथे नहीं जाने देंगे। हमने किसानों को वो बोझ ट्रांसफर नहीं किया, सरकार की तिजोरी खाली की, लेकिन किसानों को खाद उसी दाम से देते रहे जो पहले हम देते थे। सारा बोझ हमने सहन किया। और पीएम मोदी ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। डबल इंजन की सरकार किसानों की आय बढ़े, खेती पर होने वाला खर्च कम हो, इसके लिए काम करेगी। देश ने ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग की दिशा में भी बड़ा अभियान शुरू किया है। पंजाब में इसका ज्यादा से ज्यादा विस्तार धरती मां को भी बचाएगा और पंजाब के किसानों का फायदा भी करेगा। और निर्यात में तेजी लाने के लिए सरकार का जो प्रयास है छोटे प्याज के लिए, आपको बता देते हैं कि छोटे प्याज शैलोट की भारत के निर्यात में 2013 के बाद से 487% की वृद्धि देखी गई है। छोटे प्याज का निर्यात बढ़कर अप्रैल और दिसंबर में 2021 में $11.6 मिलियन तक पहुंच गया है। अप्रैल और दिसंबर 2021 के दौरान छोटे प्याज के प्रमुख निर्यात गंतव्य स्थलों में श्रीलंका 35.9%,
और मलेशिया की बात करें तो 29.4%, थाईलैंड 12%, संयुक्त अरब अमीरात 7.5% और सिंगापुर 5.8%। भारत की अनानास के निर्यात में भी 2013 के बाद से लगभग 100% की वृद्धि दर्ज की गई है। अनानास का निर्यात अप्रैल-दिसंबर 2013 के दौरान बढ़कर 2021 में $3.26 मिलियन तक पहुंच गया और अप्रैल और दिसंबर 2021 के दौरान अनानास के प्रमुख निर्यात गंतव्य स्थलों में संयुक्त अरब अमीरात 32.2%, नेपाल की बात करें तो 22.7%, कतर 16.6%, मालदीव 13.2% हुआ है और 7.1% अमेरिका इसमें शामिल थे। भारत के निर्यात में निरंतर वृद्धि देखी जा रही है। भारत का वस्तु व्यापार जनवरी 2022 में 23.69% बढ़कर $34.06 बिलियन हो गया है। जनवरी 2020 के $25.85 बिलियन की तुलना में इसने 31.75% की वृद्धि दर्ज की है। अगले समाचार की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं पाम तेल की। देश में उपभोक्ताओं को अधिक राहत प्रदान करने तथा वैश्विक स्तर पर खाद्य तेलों के दामों में होने वाली बढ़ोतरी के कारण घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों में और वृद्धि को रोकने के लिए भारत सरकार ने 12 फरवरी 2022 से कच्चे पाम तेल पर कृषि उपकर को 7.5% से घटाकर 5% कर दिया है। कृषि उपकर में कमी के बाद से कच्चे पाम तेल और रिफाइंड पाम ऑयल के बीच आयात कर अंतर बढ़कर 8.25% हो गया है। कच्चे पाम तेल और रिफाइंड पाम ऑयल के बीच अंतर बढ़ने से घरेलू रिफाइनिंग उद्योग को रिफाइनिंग के लिए कच्चे तेल का आयात करने में लाभ होगा। इससे पहले खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए एक अन्य कदम में कच्चे पाम तेल, कच्चे सोयाबीन ऑयल और कच्चे सूरजमुखी तेल पर आयात शुल्क की वर्तमान मूल दर को 30 सितंबर 2022 तक बढ़ाना भी शामिल है। रिफाइंड पाम ऑयल पर 12.5%, रिफाइंड सोयाबीन तेल तथा रिफाइंड सूरजमुखी ऑयल पर 17.5% आयात शुल्क की दर 30 सितंबर 2022 तक प्रभावी रहेगी। सरकार द्वारा किए जा रहे ये उपाय खाद्य तेलों की कीमतों को कम करने में सहायता पहुंचाएंगे, जो तेल की कम उपलब्धता और अन्य वैश्विक कारकों के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊपर की तरफ चढ़ते हुए दिख रहे हैं। उपरोक्त कदम सरकार द्वारा किए गए पहल के उपायों को और आगे बढ़ाएंगे, जैसे कि भंडार सीमा आदेश दिनांक 3 फरवरी 2022, जिसके द्वारा सरकार ने अनावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत 30 जून 2022 तक की अवधि के लिए खाद्य तेलों एवं तिलहनों पर भंडारण करने की सीमा निर्धारित की थी। इन प्रावधानों से बाजार में खाद्य तेलों तथा तिलहनों की जमाखोरी और कालाबाजारी जैसे किसी भी अनुचित व्यवहार पर अंकुश लगाने की उम्मीद है, जिससे खाद्य तेलों की कीमतों में वृद्धि होने पर रोक लगाई जा सकती है। उपभोक्ताओं का अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए कल तेल उद्योग की बैठक बुलाई जा रही है और राज्य सरकारों से भंडारण सीमा आदेश को सख्ती से लागू करने का अनुरोध भी किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने साल के पहले प्रक्षेपण मिशन PSLV-C52 को सफलतापूर्वक सोमवार को लॉन्च कर दिया। इस मिशन के तहत रडार इमेजिंग, इसरो ने बताया कि EOS-4 रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। इसका इस्तेमाल पृथ्वी की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें लेने में होगा। इनसे कृषि, वानिकी, पौधारोपण, मिट्टी में नमी, पानी उपलब्धता और बाढ़ग्रस्त इलाकों के नक्शे को तैयार करने में मदद मिलेगी। जो हमारा खरीफ का जो मौसम होता है, जब हमारा बेसिकली धान की जब फसल लगती है, तो उस समय पर भी प्री हार्वेस्ट देश में ये जो रडार डेटा का प्रयोग करते हुए प्री हार्वेस्ट हमारा कितना एरिया धान की फसल में लगा हुआ है, इसके बारे में भी भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को, कृषि विभाग मंत्रालय को जो इस बात की भी जानकारी दी जाती है, जिससे पॉलिसी मेकिंग में भी काफी इस डेटा का महत्वपूर्ण योगदान होता है कि कितने एरिया में जो है हमारा कितना रकबा जो है वो धान के अंदर है, कितना उसका प्रोडक्शन होने वाला है। तो इन चीज़ों की जानकारी भी हम एडवांस में दे पाते हैं और इसका एक ऑपरेशनल सिस्टम ऑलरेडी इसरो ने कृषि मंत्रालय के साथ मिलकर ऑलरेडी बना लिया है और ऑपरेशनल बेसिस पर ये हर साल जानकारियाँ रडार डेटा के द्वारा भारत सरकार को दी जा रही है। इस सफल मिशन से खेती की भी सटीक जानकारी मिलेगी।
इसका जो दूसरा बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में रहने वाला है। और जैसा कि आपने बताया कि जो सॉइल मॉइस्चर की इंफॉर्मेशन है, ये जो रडार की जो वेवलेंथ होती है, जिस फ्रीक्वेंसी में ये काम करता है, ये सतह की कुछ नीचे तक इसका पेनिट्रेशन होता है, कुछ विभेदन होता है। तो जो सॉइल मॉइस्चर के लिए भी इन वेव्स की सेंसिटिविटी होती है। तो हमारे देश में वैज्ञानिकों ने आज सिंथेटिक अपर्चर रेडार डेटा का प्रयोग करके सॉइल मॉइस्चर की प्रोडक्ट्स जो हैं वो डेवलप किए हैं। तो किस जगह पर कितना सॉइल मॉइस्चर है और क्या अगर वो मॉइस्चर का डिप्लीशन हो रहा है, वो कम हो रहा है, तो इरिगेशन की कितनी जरूरत है, पानी कितनी मात्रा में देना है, इन सब चीजों के ऊपर भी इस सैटेलाइट के द्वारा प्राप्त आंकड़ों से निगाह रखी जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में जो वाटर है, कृषि के क्षेत्र में पानी जो है सबसे ज्यादा मात्रा में सबसे ज्यादा। तो अगर हमें सैटेलाइट के द्वारा सही मात्रा में सॉइल मॉइस्चर का पता चल पाए तो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में हम इस डाटा का बहुत अच्छी तरह से प्रयोग कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने PSLV C-52 मिशन के सफल प्रक्षेपण पर भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को बधाई दी। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि PSLV C-52 मिशन का सफल प्रक्षेपण पर हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को बधाई। EOS-4 उपग्रह कृषि, वानिकी और वृक्षारोपण, मिट्टी की नमी और जल विज्ञान के साथ साथ बाढ़ मानचित्रण के लिए सभी मौसमों में उच्च गुणवत्ता वाली छवियां प्रदान करेगा। और लद्दाख में फसल का मौसम साल में मुश्किल से 5 से 6 महीने का होता है। इस दरमियान सड़क या हवाई मार्ग से लद्दाख के बाहर से सब्जियां और फल लाने की आवश्यकता होती है। सर्दियों के दौरान जब तापमान -25 से -30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है तो श्रीनगर और मनाली तक जाने वाली सड़कें बंद हो जाती हैं और सब्जियों और फलों की आपूर्ति रुक जाती है। लद्दाखी लोगों की इस तरह की गंभीर चिंता को दूर करने के लिए डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च दिहार के शोधकर्ताओं ने पॉलीकार्बोनेट ग्रीन हाउस और कोल्ड स्टोरेज सुविधा शुरू की है। पॉलीकार्बोनेट ग्रीन हाउस का निर्माण दिहार द्वारा कृषि विभाग के सहयोग से किया गया था और इस तरह के ग्रीन हाउस ने किसानों को पूरे सर्दियों के मौसम में स्थानीय स्तर पर विभिन्न किस्मों की सब्जियां उगाने की आसानी दी है। लेह में लगभग 100 ऐसे ग्रीन हाउस का निर्माण किया गया जिससे किसानों को ठंड के मौसम में आजीविका बनाए रखने में मदद मिली है। लद्दाख के लोग जैविक सब्जियों की ताज़ा उपज प्राप्त कर सकते हैं। इन सब्जियों का उत्पादन शुद्ध जैविक विधि से और बिना किसी हानिकारक उर्वरक से किया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सरकार इस तरह के काम के लिए रियायती सुविधाएं भी प्रदान करती है। दिहार का ग्रीन हाउस है जो हमें पहले मिला था, तो इसका एक्सपीरियंस हमारे गाँव मतलब हमारे साथ बहुत ही बेनिफिशियल एक्सपीरियंस रहा है इसका, क्योंकि लद्दाख एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ही सर्दियों में स्पेशली बहुत ही ठंड होती है, तो यहाँ पर सारे रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं और यहाँ पर जो हमारा ग्रीन वेजिटेबल सोर्सेस है वो थोड़ा ख़त्म रह जाता है, हमें नहीं मिलता वो। पर हमें बहुत से वेराइटीज़ ग्रीन वेजिटेबल्स मिलते हैं जैसे कि ब्रोकोली, फूल गोभी एंड मैनी मोर, बहुत से मिलते हैं जो कि इस इन्वामेंट लद्दाख का जो इन्वामेंट है उसके हिसाब से बहुत ही इम्पॉसिबल जैसा लगता है हमें। तो मेरे पास दो टाइप का ग्रीन हाउस है। तो एक पॉलीकार्बोनेट लद्दाख ग्रीन हाउस की तरफ से हमें ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मिला है, तो उसमें हमें 3 टाइम हमें सब्जी होते हैं हमारे पास, जबकि पहले हम शुरू करते हैं फरवरी से। फरवरी 15 से हम जब शुरू करते हैं तो उसमें पहले हम जो लीफी होते हैं जैसे पालक, हमारे लद्दाखी में ये सलाद बोलते हैं एक टाइप का सब्ज़ी, फिर पकचो, फिर ये लेक्टस, वो सब होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइम में हम सीडलिंग करते हैं जैसे बैंगन, खीरा और ये शिमला मिर्च, फिर मिर्ची वगैरह होते हैं। और आइए अब देखते हैं कि देश भर की अनाज मंडियों में अनाज का क्या भाव रहा। चालू रबी सीजन में गेहूं की बुआई पीछे चल रही है। बीते कुछ समय से देश भर में आगे चल रहा गेहूं का रकबा 3 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है।
हालांकि रबी फसल वर्ष 2021-22 के दौरान गेहूं बुआई निर्धारित लक्ष्य से 40 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 4 फरवरी को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार किसानों ने रबी गेहूं की बुआई 3 करोड़ 43 लाख हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्रफल में कर ली है, जबकि साल 2020-21 के दौरान गेहूं की बुआई का रकबा 3 करोड़ 46 लाख 10 हजार हेक्टेयर रहा था। हालांकि इस साल भारत से काफी मात्रा में गेहूं का निर्यात हो रहा है। एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2018-19 से लेकर अब तक भारत से होने वाले गेहूं के निर्यात में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। निर्यात बढ़ने की वजह वैश्विक बाजार में भारतीय गेहूं की कीमत उचित और अच्छी गुणवत्ता और मानक के गेहूं को वाजिब दाम में उपलब्ध कराना है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के लिए अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान देश से होने वाला गेहूं का निर्यात 32 लाख टन बढ़कर 41 लाख टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात महज 8,47,344 टन ही हुआ था। बता दें कि भारत वर्तमान समय में बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया और पश्चिम एशिया के दूसरे देशों को भारी मात्रा में गेहूं का निर्यात कर रहा है। हालांकि पड़ोसी देश नेपाल को भारत सड़क मार्ग के द्वारा गेहूं का निर्यात कर रहा है। गेहूं के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 12 फरवरी को लोकपान गेहूं का भाव था 2050 रुपए। 14 फरवरी को इसके भाव में 10 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 2040 रुपए। वहीं मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 12 फरवरी को गेहूं का भाव रहा 2020 रुपए। 14 फरवरी को इसके सौदे 20 रुपए लुढ़क कर 2000 रुपए पर हुए। हालांकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहां 12 और 14 फरवरी को गेहूं 2800 रुपए पर बिका, जबकि राजस्थान की विजयनगर मंडी में 12 फरवरी को गेहूं का भाव था 2050 रुपए। 14 फरवरी को इसके सौदों में 65 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 1985 रुपए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हल्दी की मांग जोर पकड़ रही है। साल 2020-21 में हल्दी का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 में हल्दी का कुल निर्यात 1,16,500 टन का हुआ था। वहीं साल 2017-18 के दौरान हल्दी का निर्यात 1,07,300 टन रहा। हालांकि साल 2018-19 के दौरान हल्दी के निर्यात में बढ़ोतरी हुई और निर्यात 1,33,000 टन के पार पहुंच गया। इसी तरह वित्त वर्ष 2019-20 में हल्दी का निर्यात 1,37,650 टन का हुआ, जबकि साल 2020-21 के दौरान हल्दी के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। इस साल हल्दी का निर्यात बीते सालों के मुकाबले 45,350 टन बढ़कर 1,83,000 टन के पार जा पहुंचा। आपको बता दें कि भारत में हल्दी की सबसे ज्यादा खेती आंध्र प्रदेश में होती है। इसके बाद ओडिशा और तमिलनाडु का स्थान आता है। महाराष्ट्र में भी हल्दी की खेती होती है। आंध्र प्रदेश का देश के हल्दी उत्पादन में करीब 40% का योगदान है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मेघालय, असम में भी हल्दी की खेती की जाती है। हर साल भारतीय मसालों की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती जा रही है। निर्यात को देखते हुए देश के किसानों ने मसालों की खेती पर जोर दिया है। यही वजह है कि इस साल कुल मसालों की पैदावार में अच्छा इजाफा हो सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2019-20 के दौरान 1,01,37,000 टन मसालों की पैदावार हुई थी, जबकि साल 2020-21 के दौरान कुल मसालों की पैदावार में 5,42,000 टन की बढ़त हो सकती है और कुल उपज 1,06,00,000 टन के पार जा सकती है। कुल मसालों की उपज में मिर्च, जीरा, धनिया, अदरक, हल्दी और काली मिर्च की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही है।
वहीं हल्दी की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल हल्दी की उपज में कमी आ सकती है। साल 2020-21 के दौरान देश में हल्दी की उपज में 5% से ज्यादा की कमी आने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में हल्दी की पैदावार 10,64,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 11,53,000 टन ही रही थी। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की और जानते हैं कि इस मौसम में किसान अपने खेतों का कैसे रखें ध्यान। असम में ब्रह्मपुत्र घाटी वाले निचले हिस्से में करेली की बुआई का काम किसान कर सकते हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी के मध्य हिस्से में परवल बोएं। यहाँ किसान इन दिनों नारियल के पौधे लगाने का काम भी कर सकते हैं। असम के उत्तरी किनारे वाले मैदानी इलाके में धान की बुआई का काम करें। वहीं त्रिपुरा में बैंगन और टमाटर की रोपाई का काम करें। मणिपुर के किसान सेम और भिंडी की बुआई करें। साथ ही मणिपुर में खीरा, ककड़ी, लौकी, कद्दू और करेले की बुआई करें। मिर्च की पौध तैयार करने के लिए भी ये समय अनुकूल है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के कोंकण में हल्दी की खुदाई और भिंडी की बुआई का काम करें। मध्य महाराष्ट्र के किसान ग्रीष्मकालीन मूंगफली, तिल और बाजरे की बुआई जारी रखें। मध्य महाराष्ट्र में ये समय गन्ने की बुआई के लिए अनुकूल है। मध्य महाराष्ट्र में तैयार रबी की फसलों की कटाई जारी रखें। कुसुम, चना और रबी की चारा फसलों की कटाई करते रहें। पूर्वी विदर्भ के किसान बुआई के 21 से 25 दिन बाद धान की रोपाई का काम करें। पूर्वी विदर्भ में इन दिनों ग्रीष्मकालीन तिल और मूंगफली भी बो सकते हैं। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर, यानी हमारा सेगमेंट खास खबर। चारा घोटाले से जुड़े 5वें और आखिरी मामले में रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुना दिया है। ये मामला डोरंडा कोषागार से जुड़ा है, जिसके तहत 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की गई थी। रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहरा दिया है। मामले में 24 आरोपी बरी हुए हैं और 75 आरोपियों को दोषी ठहराया गया है। महाराष्ट्र के खोपोली के पास सुबह भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों के पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भोरघाट इलाके में पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ। स्विफ्ट कार में सवार 4 लोगों की मौत हो गई और दूसरी कार में सवार अन्य घायल हो गए। दिल्ली से गुजरात जा रही गुजरात पुलिस की एक गाड़ी सोमवार देर रात राजस्थान की राजधानी जयपुर के भाबरू इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 4 पुलिसकर्मियों सहित 5 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक भाबरू थाना इलाके में गुजरात पुलिस की कार डिवाइडर पर लगे पेड़ से टकरा गई, जिसके बाद गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। भगोड़े अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के खिलाफ हाल ही में दर्ज मामले के सिलसिले में मुंबई और आसपास के इलाकों में प्रवर्तन निदेशालय तलाशी अभियान चला रहा है। सूत्रों के मुताबिक ईडी द्वारा जांच की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र का एक राजनेता भी जांच के घेरे में है। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी छापेमारी के सिलसिले में उसके करीबी रिश्तेदारों सहित कम से कम 10 स्थानों पर तलाशी ले रहे हैं। देश भर में कोरोना संक्रमण के नए दैनिक मामलों में कमी दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 27,409 नए मामले दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटों में 82,000 से ज्यादा लोग कोरोना से स्वस्थ भी हुए। अब देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 4,23,127 हो गई है, जबकि रिकवरी दर 97.82% है। देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत अब तक कुल 173 करोड़ 42 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगे। बीते दिन देश भर में 44,68,365 कोविड टीके लगाए गए। असम सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि राज्य में हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और सड़क के जरिए आने पर अनिवार्य कोविड-19 परीक्षण 15 फरवरी से बंद कर दिया जाएगा। अस्पतालों में आपातकालीन और ओपीडी सेवाओं के लिए आने वाले रोगियों के लिए भी कोविड-19 परीक्षण केवल लक्षण वाले रोगियों को छोड़कर बंद कर दिया जाएगा।
भारत ने 54 मोबाइल ऐप को सुरक्षा एवं निजात से जुड़े मसलों पर प्रतिबंधित कर दिया है, जिसमें स्वीट सेल्फी, HD ब्यूटी कैमरा, सेल्फी कैमरा, राइज एवं किंगस्टम्स, लास्ट क्रूसेड, वीवा वीडियो एडिटर, नाइस वीडियो, बायडू, टेसेंट, एक्सड्राइवर जैसे लोकप्रिय ऐप भी शामिल हैं। ये ऐप उपयोगकर्ताओं से जुटाई गई जानकारियों का दुरुपयोग कर रहे थे और उसे विरोधी देश में स्थित सर्वरों को भेज रहे थे। प्रतिबंधित किए गए ऐप देश की अखंडता एवं संप्रभुता को खतरे में डालने वाली गतिविधियों में कथित तौर पर लिप्त पाए गए थे। यमुना एक्सप्रेस वे के टोल प्लाजा पर बिना फास्ट टैग वाले वाहन चालकों को दुगनी पथकर भरना पड़ रहा है। केंद्र सरकार के आदेश के बाद यमुना एक्सप्रेस वे प्रशासन ने इस नियम को लागू कर दिया है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।